बाळांनो ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. आज वीडियो बंद होगा, कैमरा अवेलेबल नहीं है. बर, लास्ट लेक्चर में हम कहाँ पे थे बघा बरं काय आठवतंय का? व्हाट वी वेयर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट लेक्चर. पॉइंटर अरिथमेटिक हो गया, न्यू ऑपरेटर हो गया, और हमें डिलीट से स्टार्ट करना था. डिलीट ऑपरेटर से हमें शुरू करना था. ठीक है, चलो देखते हैं कि डिलीट ऑपरेटर क्यों चाहिए. राइट, न्यू ऑपरेटर मैंने आपको कहा था जितना हो सके रिवाइज कर लेना. पॉइंटर अरिथमेटिक एंड न्यू ऑपरेटर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, तो क्या कहता है न्यू ऑपरेटर, एक बार बस शॉर्ट 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. रन टाइम मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है. रन टाइम मेमोरी, ठीक है. कैसे यूज होता है, तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से थे. पहला सिंटैक्स डेटा टाइप स्टार पॉइंटर वेरिएबल एंड देन पॉइंटर is equal to new, again data type. ओके, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में n. ओके, यहाँ n जो है that is number of elements. n is what? Number of elements. What was the second syntax? बाळांनो ऐकू येते का रे? ओके, ठीक है. ऐकू येत नसेल तर बाळांनो आपला डेटा पॅक पहिला चेक करायचं बरं करे. बिफोर यू मेसेज मी, चेक युअर डेटा पॅक फर्स्ट. ओके, चलो ठीक है. सो नेक्स्ट second syntax was data type star pointer. Okay, then pointer is equal to new data type
और इस वाले सिंटैक्स में हमने पैरेंथेसिस में n यूज किया था, पैरेंथेसिस में हमने n यूज किया था। ओके ठीक है। सो पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप n। ओके अब ये जो दो सिंटैक्सेस है इनका मतलब क्या है? ओके इंस्टेड ऑफ n वी सेड वैल्यू, वैल्यू लॉजिकली करेक्ट है। ओके अब सेकंड वाले सिंटैक्स में कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे? इट क्रिएट्स ओनली वन एलिमेंट, it creates only one element with initial value with initial value ओके ये जो वैल्यू इधर मेंशन की है वो उधर स्टोर हो जाएगी, राइट। हमें डेटा स्ट्रक्चर में ये सेकंड सिंटैक्स को मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं। लेट्स से वी हैव मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में हमारे पास है सी आउट, एक मैसेज दे देते हैं मेन स्टार्ट्स करके, फिर माई फन कॉल हुआ और फिर एक व्हाइल लूप हमने लिखा था। कुछ नहीं, ब्लैंक है। ओके लेट्स कीप इट ब्लैंक। और ये मेन फंक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया, मेन फंक्शन कंप्लीट्स हियर, राइट। ओके अब आगे माई फन को डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन माई फन। तो इट मस्ट बी void my fun, void my fun। ओके और फिर इसके अंदर हमने लिखा int star p, p is equal to new int 4, 4 इंटीजर की मेमोरी बनी। फिर मैंने कहा स्टार p plus 0 is equal to 10, स्टार p plus 1 is equal to 15। ओके बस दो एलिमेंट्स में वैल्यू डाल दी, टोटल 4 एलिमेंट्स बने हैं और दो एलिमेंट्स में मैंने वैल्यू डाल दी और फिर फंक्शन यहाँ कंप्लीट किया। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंग टू द स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम के हिसाब से अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके तो ये क्या कहता है, सी ये रही मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम। ओके दिस इज मेन फंक्शंस स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम जो है वो सारी स्टैक पे क्रिएट होती है एंड दिस इज आवर सेपरेटर। ओके ठीक है। अब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। मेन स्टार्ट्स आउटपुट में हमें दिखाई देगा, पहले मेन स्टार्ट्स, फिर माईफन कॉल होते ही एग्जीक्यूटर माईफन के पास पहुंचेगा। माईफन कॉल होते ही एग्जीक्यूटर विल गो टू द माईफन फंक्शंस execution, executor will go to myfun functions execution। ओके और फिर myfun की स्टैक फ्रेम बनेगी। किसकी स्टैक फ्रेम बनेगी? myfun की स्टैक फ्रेम बनेगी। ओके अब myfun का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, उसमें int star p डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। So we have p declared inside myfun। 8 बाइट का पॉइंटर p यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। 8 बाइट का पॉइंटर p यहाँ क्रिएट हो जाएगा। डन। अब आगे p इक्वल टू न्यू इंट 4, p इक्वल टू न्यू इंट 4। तो 4 इंटीजर वाला एरे यहां पे क्रिएट हो जाएगा। 0 1 2 and 3 और इसके 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो यहां पॉइंटर p में स्टोर होगा। ये इसको रेफर करेगा, सिंपल है।
देन स्टार p प्लस 0 इज इक्वल टू 10। अब ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, स्टार p प्लस 0 इज इक्वल टू 10। ओके, स्टार p प्लस 0 इज इक्वल टू 10। अब ये स्टार का मतलब होता है कंटेंट एट, और p प्लस 0 का मतलब होता है p यानी 1000, पॉइंटर अरिथमेटिक हमने देखा था 1000, इक्वल टू जो है। अब इसको याद रखने की कोशिश करना। When I was in college, we used to remember it like this। हम इसको इस तरह से याद रखते थे। इक्वल टू को कहते हैं बना दो, मतलब हम कहा करते थे बना दो 10। What does that mean? 1000 मेमोरी जो है, यानी ये वाली मेमोरी, उसका कंटेंट यानी मेमोरी के आते इधर जो लिखा होता है वो क्या बना दो 10, वो बना दो 10। ओके, तो ये हो गया 10। ओके, स्टार p प्लस 0 इक्वल टू 10। वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट को क्या असाइन कर देना है, 15 असाइन कर देना है। सो इट विल बी स्टार p प्लस 1 इज इक्वल टू 15। स्टार का मतलब है कंटेंट एट, p प्लस 1 का मतलब है 1004, इक्वल टू यानी बना दो 15, कंटेंट एट 1004 बना दो 15, 1004 यानी इधर। ओके, तो उसको क्या बना देना है, उसको बना देना है 15। 1004 मेमोरी का कंटेंट बना दो 15, 1004 मेमोरी का कंटेंट क्या बना दो, कंटेंट बना दो 15। ठीक है, ओके। देन वी हैव नेक्स्ट एड्रेस 1008, 1012। ओके, ठीक है। अब आगे एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 10 असाइन हुआ, 15 असाइन हुआ। इसके बाद बगर बाबू ने इकडे लक्ष द्या, एग्जीक्यूटर यहां से बाहर निकलेगा, एग्जीक्यूटर यहां से बाहर निकलेगा। ओके, बाहर निकलते ही ये जो स्टैक फ्रेम है ये डिस्ट्रॉय होगी। ओके, स्टैक फ्रेम के साथ साथ p भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नो डाउट, p आल्सो विल गेट डिस्ट्रॉयड, नो डाउट। लेकिन ये जो मेमोरी है रेफर्ड बाय p, ओके, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी क्योंकि ये मेमोरी स्टैक पे नहीं है। ये मेमोरी कहां पे है, ये मेमोरी हीप पे है। अगर ये मेमोरी माईफन के स्टैक पे होती तो माईफन के स्टैक फ्रेम के साथ ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती, बट ये मेमोरी माईफन के स्टैक पे नहीं है, ये मेमोरी माईफन के स्टैक पे नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसलिए ये जो रन टाइम वाली मेमोरी है दैट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन ऑक्यूपाइड इन द हीप सेक्शन, won't get destroyed with myfun stack frame। won't get destroyed with myfun stack frame। डन। अब यहां से एग्जीक्यूटर वापस जाएगा, एग्जीक्यूटर विल गो बैक फ्रॉम हियर। ओके, और माईफन के बाद इधर आएगा, व्हाइल ट्रू अब यहां घूमता रहेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज इनफाइनाइट लूप। व्हाट इज दिस? दिस इज इनफाइनाइट लूप, ये इनफाइनाइट लूप है। ओके, तो इस इनफाइनाइट लूप में एग्जीक्यूटर घूमता रहेगा, राइट। अब सोचना यह है कि जब एग्जीक्यूटर घूम रहा है, जब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है, व्हाट अबाउट दिस रन टाइम मेमोरी? ये रन टाइम मेमोरी के साथ क्या होगा? तो इस रन टाइम मेमोरी के साथ कुछ नहीं होगा, बस क्या है, p डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपके पास ये रेफरेंस नहीं है। दैट इज व्हाई एज ए प्रोग्रामर आप स्टैक से इस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, और
ओएस के हिसाब से ये मेमोरी ऑक्यूपाइड होने की वजह से ओएस इसको फ्री नहीं कर सकती। सो इस मेमोरी का क्या कह सकते हैं हम, समरी क्या रही इस मेमोरी की? प्रोग्रामर कांट एक्सेस because he does not have address of that memory. Because it does not have address of that memory. Okay, ठीक है। Second thing, operating system OS won't recollect it because for OS this memory is still in use by programmer. This memory is still in use by programmer. Okay, everybody clear with this? समझ लेगा बगा? डन। ऐसी जो मेमोरीज होती है कि भाई प्रोग्रामर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एड्रेस नहीं है, ओएस रिकलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके हिसाब से प्रोग्रामर इसे यूज कर रहा है। ओके, सच मेमोरीज आर कॉल्ड मेमोरी लीक्स। ऐसे मेमोरीज को क्या कहा जाता है? ऐसे मेमोरीज को कहा जाता है मेमोरी लीक। ओके, ऐसे मेमोरीज को कहा जाता है मेमोरी लीक। अब अगर ये मेमोरी लीक्स आपको अवॉइड करनी है, टू अवॉइड दीज मेमोरी लीक्स, always free or destroy runtime memory you have created using new operator. Always free or destroy runtime memory you have created using new operator. new operator यूज करके जो runtime memory आपने बनाई है, काम खत्म होने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आपको मेमोरी लीक्स अवॉइड करने हैं। ओके, अब ये मेमोरी डिस्ट्रॉय करने के लिए पिक्चर में कौन आएगा? पिक्चर में आएगा डिलीट ऑपरेटर। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ डिलीट ऑपरेटर। अब हम किसका सिंटैक्स समझेंगे? डिलीट ऑपरेटर का। अब देखो, जैसे न्यू के दो सिंटैक्सेस है, वैसे ही डिलीट ऑपरेटर के भी दो सिंटैक्सेस है। ओके, पहला सिंटैक्स देखते हैं। राइट, दिस फर्स्ट सिंटैक्स इज फॉर दिस फर्स्ट टाइप ऑफ न्यू। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में जब आप ये लिखते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी सेट ऑफ एलिमेंट्स, एरे ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट हो जाता है। ऐसी मेमोरी डिस्ट्रॉय करने के लिए डिलीट का सिंटैक्स क्या कहता है? डिलीट कहता है भाई, डिलीट क्या डिलीट करना है? सेट ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करना है। ओके, वो जो सेट ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस जो है वो डिलीट ऑपरेटर यहां डिमांड करता है। क्या कहता है डिलीट ऑपरेटर? कहता है स्क्वायर ब्रैकेट के आगे क्या लिखो? एड्रेस ऑफ मेमोरी टू बी डिस्ट्रॉयड। एड्रेस ऑफ मेमोरी टू बी डिस्ट्रॉयड। अब जैसे कि यहां पे देखो, लेट्स से कि अभी आप माईफन के स्टैक फ्रेम पे हो। अभी आप कहां पे हो? माईफन की स्टैक फ्रेम पे हो, और ये पॉइंटर पी जो है ये भाई साहब अभी इस रन टाइम वाली मेमोरी को रेफर कर रहे हैं। ओके, मतलब आप यहां पे हो, हियर यू आर, राइट। देन ये वाला स्टेटमेंट कुठे गेला? हाँ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इधर 10 आया, इधर 15 आया। योर पॉइंटर पी इज स्टिल रेफरिंग टू दिस मेमोरी। अब देखो,
अब हम यहां समझ जाएंगे कि भाई ये 4 स्टेटमेंट के बाद मुझे इस रन टाइम वाली मेमोरी की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड दिस रन टाइम मेमोरी। अब अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ऑब्वियसली इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं इसको फ्री कर दूंगा। तो फ्री करने के लिए डिलीट ऑपरेटर क्या कहता है, डिलीट, फिर आप समझोगे ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है तो स्क्वायर ब्रैकेट आगे एड्रेस ऑफ द मेमोरी टू बी डिस्ट्रॉयड, एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट, एक्चुअली एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट। ओके, उसी को बेस एड्रेस भी कहा जाता है बच्चों, याद रखना। एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ एरे। ओके, सो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के आगे ये 1000 मेंशन करना है। अब सोचो माइफन में आपको 1000 कैसे मिलेगा, हाउ विल यू गेट 1000 इन माइफन, हाउ विल यू गेट 1000 इन माइफन? ओके, हाउ विल यू गेट 1000? सिंपल है, मैंने आपको एक रूल बताया था, टू get or writing only name of variable, writing only name of variable gives us content of its memory. Gives us what? content of its memory, right? तो हमें 1000 कैसे मिलेगा, बाय राइटिंग ओनली p। अगर आप सिर्फ p लिखोगे यू विल गेट 1000। तो हमें बस सिंपली क्या लिखना है, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट p। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगा, दिस विल डिलीट द मेमोरी, विल डिलीट द मेमोरी। दूसरी भाषा में टेक्निकली will free the memory। सवाल बस ये है कि ये डिलीट पे कौन सी वाली मेमोरी फ्री करेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 मेमोरीज है। वन मेमोरी ऑफ पी, दिस इज मेमोरी नंबर 1, दैट इज मेमोरी ऑफ पी, एंड दिस इज मेमोरी नंबर 2, it is the memory referred by p, it is the memory referred by p, okay, it is the memory referred by p। ठीक है, ओके। तो कौन सी वाली मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी, मेमोरी ऑफ पी डिस्ट्रॉय होगी या फिर मेमोरी रेफर्ड बाय पी डिस्ट्रॉय होगी? कौन सी वाली मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी? सिंपल है, डिलीट ऑपरेटर की वजह से विल डिस्ट्रॉय मेमोरी रेफर्ड बाय पी, that is memory number 2, that is memory number 2। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, अब सोचो कि ये जो P वाली मेमोरी है फिर इसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। चलो ये वाला तो क्लियर हो गया ना कि जो मेमोरी पॉइंटर P से रेफर हुई है वो कैसे डिलीट होगी, वो डिलीट होगी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, वो डिलीट होगी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। यूजिंग व्हाट, यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। डन, ओके। नाउ व्हाट अबाउट P? P के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये समझना है कि मेमोरी ऑफ P जो है, ये जो है मेमोरी नंबर 1, that is memory on stack, that is what,
दैट इज मेमोरी ऑन स्टैक। ओके, ये क्या है? ये मेमोरी ऑन स्टैक है। ठीक है, अब अगर ये मेमोरी ऑन स्टैक है तो इसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं होती। इट विल गेट डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली विथ द स्टैक फ्रेम ऑफ माई फन। ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी फंक्शन की स्टैक फ्रेम के साथ। यू डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय इट, आपको इसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगी। बट ये जो रन टाइम मेमोरी है इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। समझ गए? और ये डिलीट ऑपरेटर कौन सी मेमोरी डिस्ट्रॉय करता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। और यहां आप जिस मेमोरी का एड्रेस मेंशन कर रहे हो बस वही मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी। ओके, एंड दैट मेमोरी शुड बी रन टाइम मेमोरी। ओके, डिलीट ऑपरेटर डिलीट्स ओनली रन टाइम मेमोरी। आपने लोकल मेमोरी का अगर एड्रेस वहां पे दे दिया और कहा उसको डिलीट करो तो वो नहीं करेगा, फिर वो रन टाइम एरर आपको दे सकता है। क्या दे सकता है आपको? वो आपको रन टाइम एरर दे सकता है। ओके, अब चलो दूसरा सिंटैक्स देखते हैं डिलीट ऑपरेटर का। लेट्स गो फॉर द सेकंड सिंटैक्स ऑफ डिलीट ऑपरेटर, जो इस न्यू के सेकंड सिंटैक्स के लिए दिया हुआ है। डिलीट का सेकंड सिंटैक्स बहुत आसान है। सेकंड सिंटैक्स कहता है डिलीट। अब सेट ऑफ एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय नहीं करना है। न्यू का सेकंड सिंटैक्स सिंगल एलिमेंट क्रिएट करता है, तो इधर सिंगल एलिमेंट डिस्ट्रॉय करना है। और सिंगल एलिमेंट डिस्ट्रॉय करने के लिए डिलीट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपली क्या मेंशन करेंगे? एड्रेस ऑफ मेमोरी टू बी डिस्ट्रॉयड। एड्रेस ऑफ मेमोरी टू बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल है। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन। ओके, लेट से वी हैव मेन से कॉल हो जाएगा माई फन, और माई फन के अंदर सिंगल एलिमेंट वाली रन टाइम मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, लेट से इंट स्टार पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल टू न्यू इंट, और अब पैरेंथेसिस में लिखा मैंने 5। What does that mean? What is the meaning of this line? How many elements will get created? 5 elements or single element? How many elements will get created? 5 elements or single element? How many? Yes, it will create single element with value 5. Single element with value 5. ओके, ठीक है। अब माई फन जो है उसे यहां चलो कंप्लीट कर देते हैं। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। स्टैक फ्रेम के हिसाब से इसको रन करके देखते हैं। लेट्स से दिस इज माई मेन फंक्शंस स्टैक फ्रेम, दिस इज मेन, दिस is separator, and this is my fun। ठीक है, अब माई फन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, माई फन की स्टैक फ्रेम बनी, यहां पीटीआर क्रिएट हो जाएगा। यहां पे क्या क्रिएट होगा? यहां पीटीआर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पीटीआर जो है न्यू इंट 5 की वजह से जो रन टाइम मेमोरी क्रिएट होगी उसका एड्रेस यहां पीटीआर में जाके स्टोर होगा, राइट। तो न्यू इंट 5 की वजह से सिंगल इंटीजर वाला एलिमेंट क्रिएट होगा, फिर उसका एड्रेस होगा 1000,
और ये 1000 यहाँ पीटीआर में स्टोर हो जाएगा, वो इसको रेफर करेगा, पीटीआर जो है उसको रेफर करेगा। क्लियर हुआ? सिंगल एलिमेंट क्रिएट हुआ, उसके अंदर वैल्यू है 5। अब सोचो, अगर एग्जीक्यूटर यहां से बाहर निकला तो ये जो माइफन की मेमोरी है दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड, और ये जो मेमोरी है बिकम्स मेमोरी लीक। इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स मेमोरी लीक। ये मेमोरी लीक हो जाएगी। बघा, कळाले का सगळ्यांना? इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स मेमोरी लीक। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है। अब ये मेमोरी लीक ना बने इसलिए हमें क्या करना है, इस मेमोरी के साथ अपना काम खत्म होते ही हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। इस मेमोरी के साथ अपना काम खत्म होते ही हमें इसको क्या कर देना है, हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें यूज करना है डिलीट ऑपरेटर। अब आपको बस ये सोचना है कि डिलीट करते वक्त आप कौन सा सिंटैक्स यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स यूज करोगे या फिर पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स यूज करोगे। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स यूज करोगे या फिर पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स यूज करोगे। ओके, कौन सा वाला करोगे? बोला बोला, नवीन वाले काही जमत असेल तर जरा रिप्लाय करायचा प्रयत्न करा बरं। अभी सिंगल एलिमेंट क्रिएट हुआ ना, कौन सा वाला सिंटैक्स यूज करेंगे? ऑब्वियसली पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स यूज करेंगे, पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। ओके, और हम कहेंगे पैरेंथेसिस वाला जो सिंटैक्स है डिलीट वाला, ओके, तो वो है डिलीट विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। इधर पैरेंथेसिस नहीं यूज करने, पैरेंथेसिस यूज नहीं करने। पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स मतलब न्यू के आगे जब ये होता है और न्यू के आगे जब ये होता है। जब न्यू के आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए जाते हैं तो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। न्यू के आगे जब पैरेंथेसिस यूज किए जाते हैं तो डिलीट के बाद सिंपली पॉइंटर मेंशन कर देना है, एड्रेस मेंशन कर देना है। तो इधर हमें मेंशन करना होगा 1000। ओके, तो अगर मैं 1000 मेंशन कर दूं, कैसे करोगे 1000 मेंशन? यूजिंग पीटीआर। तो यू हैव टू जस्ट राइट डिलीट पीटीआर। अगेन रूल वही है, कौन सा? राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल, राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल gives us content of its memory, gives us what? Content of its memory। ठीक है, so it's delete ptr। delete ptr कहते ही ptr जिस मेमोरी को रेफर कर रहा है वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिलीट ptr जिस मेमोरी को रेफर कर रहा है वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी ये वाली मेमोरी फ्री हो गई और फिर एग्जीक्यूटर यहां से बाहर निकलेगा। बाहर निकलते ही ये वाली मेमोरी भी डिस्ट्रॉय होगी एंड देन इट विल गो बैक टू मेन फंक्शन। फिर मेन खत्म होगा, मेन की स्टैक फ्रेम भी डिस्ट्रॉय हुई, जिससे मेमोरी लीक नहीं हुआ, कहीं भी मेमोरी लीक नहीं बना। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ओके, तो हमें सिंपली एक रूल फॉलो करना है। द मेमोरी यू हैव क्रिएटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर, द मेमोरी created using new operator the memory created using a new operator must be destroyed using a delete once your job is done।
वंस योर जॉब इज डन, एक बार आपका काम खत्म हो गया उस मेमोरी के साथ, तो वो मेमोरी डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। वो मेमोरी क्या होना जरूरी है? वो मेमोरी डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। बघा जरा, कळलंय का सगळ्यांना? डिलीट ऑपरेटर क्लियर हुआ कि नहीं देखो। ओके, सिंपल सा रूल है, अगर न्यू के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो डिलीट के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। अगर न्यू के साथ पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो, डिलीट के साथ कुछ भी यूज नहीं करना है, बस पॉइंटर वेरिएबल या फिर वो एड्रेस मेंशन कर देना है, दैट्स इट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर बघा, समजलंय सगळ्यांना? ठीक है, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। न्यू एंड डिलीट के बाद अब हमें समझना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जहाँ से पिक्चर में आता है ओ ओ पी। डन, ठीक है, ओके। अब बिफोर वी स्टार्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डू यू रिमेंबर references in C++? याद आ रहा है नहीं? देखो, पैरामीटर पासिंग बाई रेफरेंस, याद आ रहा है कि नहीं? देखो, पैरामीटर पासिंग बाई रेफरेंस, ओके। और दूसरा क्या था? बाई वैल्यू, राइट। अब बाई रेफरेंस मैंने कब यूज करने के लिए कहा था? पैरामीटर पासिंग बाई रेफरेंस wanted to make changes in actual parameters. Wanted to make changes in actual parameters. Okay. और by value कब यूज करने के लिए कहा था? Want to access only values of actual parameters. Okay, no any change is to be reflected in actual parameter. तो simply opposite लिखते हैं, no any change is to be reflected in actual parameter। फिर हमें by value यूज करना था। आपको बस समझना है चेंज रिफ्लेक्ट करना है कि नहीं करना है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, हमारे पास लेंथ वाला एक वेरिएबल था, हमारे पास विड्थ वाला एक वेरिएबल था, फिर हमारे पास एरिया है और हमारे पास पेरीमीटर है। हमारे पास एरिया है, हमारे पास पेरीमीटर है। ठीक है, ये सब मान लो मेन फंक्शन में है। कहाँ पे है? मेन फंक्शन में। तो इन सबको जो मेमोरी मिलने वाली है बच्चों, इन सबको मेमोरी मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे मिलेगी। ओके, लेंथ वाली मेमोरी बनी, विड्थ वाली मेमोरी बनी, एरिया वाली मेमोरी बनी, पेरीमीटर वाली मेमोरी बनी। इनिशियली मान लो इसमें है 5, इसमें है 3, ये होगा 0, ये भी होगा 0। हम डायरेक्ट असाइन कर देंगे उन्हें 0 0। हम क्या करेंगे? उन्हें 0 0 असाइन कर देंगे। और ये सब कहाँ पे चल रहा है? मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे। मेन की स्टैक फ्रेम, it goes on main functions stack frame। ठीक है, ओके। अब यहां से हमने कॉल किया रेक्टेंगल नाम का फंक्शन। रेक्टेंगल नाम का फंक्शन कॉल होते ही रेक्टेंगल की स्टैक फ्रेम बनेगी। अब हमें बस सोचना है कि भाई इन चार में से कौन बाई वैल्यू जाएगा, कौन बाई रेफरेंस जाएगा, या फिर कोई जाएगा ही नहीं। अब ये जो बना, ये
रेक्टेंगल वाला स्टैक फ्रेम बना। अब आप लोग सोचो, लेंथ और विड्थ हमें सिर्फ एक्सेस करनी है। लेंथ और विड्थ बच्चों क्या करनी है? लेंथ और विड्थ जो वेरिएबल्स है उन्हें सिर्फ एक्सेस करना है। तो ये दोनों कैसे आएंगे नीचे बता सकते हो? ये दोनों कैसे आएंगे? बाई वैल्यू। ये भी कैसे आएगा? बाई वैल्यू। एंड दैट इज भाई एक L नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और एक W नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उनमें ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। लेंथ की कॉपी L में गई, विड्थ की कॉपी W में गई। अब ये बाई वैल्यू होने की वजह से समझो, अगर आप L और W में कोई चेंज कर दोगे, दैट चेंज विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन मेन फंक्शंस लेंथ एंड विड्थ। नहीं होगा क्योंकि आपने बाई वैल्यू किया हुआ है। वही अब इनका जब एरिया कैलकुलेट होगा, ओके, क्या आएगा एरिया? लेट्स से एरिया विल बी 15। I want to store that 15 here in main functions area variable. What does that mean? It means मुझे रेक्टेंगल फंक्शन से एरिया वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। पहले 0 थी, अब 15 कर देनी है। मतलब मुझे चेंज रिफ्लेक्ट करना है। चेंज रिफ्लेक्ट करना है, ये एक बार कंफर्म हो गया आपका, फिर वो वेरिएबल जो है वो बाई रेफरेंस रेक्टेंगल फंक्शन के स्टैक फ्रेम पे क्रिएट होगा। इसका मतलब रेफ टू एरिया क्रिएट होगा जो मेमोरी के लिए सीधे इस पे डिपेंड करेगा। अब रेफ एरिया में जो भी चेंजेस होंगे वो सीधा एरिया में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली पेरीमीटर के लिए रेफ पेरी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और ये भी मेमोरी के लिए इसी पे डिपेंड रहेगा। वो भी मेमोरी के लिए उस पेरीमीटर वेरिएबल पे डिपेंड रहेगा। अब जो भी चेंज आप रेफ पेरी में करोगे वो सीधा पेरीमीटर में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सीधा पेरीमीटर में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। प्लीज री एक्सप्लेन व्हाट इज स्टैक फ्रेम। बेटा काफी लंबा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक यू हैव टू गो फॉर पार्ट 02 एंड 01। ओके, गो फॉर इट। क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा कि री एक्सप्लेन कर सके हम। छोटा सा डाउट होता तो ठीक है, फिर भी आसान भाषा में बताता हूँ। स्टैक फ्रेम कंटेन्स मेमोरी ऑफ लोकल वेरिएबल्स। ओके, तो जो है अब बाकी जो डिटेल्स है आधे घंटे की डिटेल है, तो वो आधा घंटा आपको यहाँ पे जाकर के देखना चाहिए। ओके, अब हम आधा घंटा वापस नहीं जा सकते, इसलिए वो सारे लेक्चर्स मैंने पब्लिक रखे हुए हैं। इसलिए मैं प्लेलिस्ट हर रोज दिन में 3 बार वहां पे पोस्ट कर रहा हूं ताकि आप उसे देख सको। ओके चलो ठीक है। तो स्टैक फ्रेम कॉन्सेप्ट जो है वो समझो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरा डेटा स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है, पूरा जावा उस पर डिपेंड करता है, पूरा पाइथन उस पर डिपेंड करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी लैंग्वेज में जाओ स्टैक फ्रेम तो होती है। ओके, देख लो भाई, आज के आज ही देख लेना। चलो ठीक है। तो बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, बाई वैल्यू बाई रेफरन्स। ओके, बघा काही शंका असेल बाबांनो तर विचारून घ्या। हा, बट अशी शंका आल्यानंतर जरा मी सांगतो बाबा पाठीमागचं पण वाचा। पाठीमागचं लेक्चर एकदा बघून घ्या। चलो हो गया, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस डन। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे शुरू होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहला सवाल ये होता है, बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट? सिंटैक्टिकल चीजें तो आप समझ ही जाओगे, राइट? तो वो इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। सिंटैक्टिकल समझने वाली जो बात है वो कौन सी होती है कि भाई क्यों पिक्चर में आया। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से पहले सी लैंग्वेज तो था ही, तो ऐसा क्या है जो सी में हो, C++ में हो सकता है या फिर
ओओपी में हो सकता है लेकिन सी लैंग्वेज में नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑफ ओओपी वी विल रेफर सीपीपी। ठीक है, सीपीपी इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओओपी, तो सी और सीपीपी कंसिडर करते हैं। और फिर मेरा एक सिंपल सा सवाल ऐसा है, ऐसा क्या है जो सी में नहीं हो सकता सिर्फ सीपीपी में हो सकता है? कैन यू टेल मी क्या है ऐसा? वी आर नॉट गोइंग सिंटैक्टिकल, वी आर गोइंग लॉजिकल राइट नाउ। हमें बस वाई का आंसर चाहिए कि स्ट्राउस्टर भाई साहब को ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए था, जबकि हमारे रिची भाई साहब ने हमें सी वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सो व्हाट इज दैट जो सी में नहीं हो सकता लेकिन सीपीपी में होगा? क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओ भाई, क्वेश्चन भी यही है, व्हाई ओओपी व्हेन वी हैव सी इज द क्वेश्चन। हाँ बोलो, ओके एक रिप्लाई सही आया, ओके ये वाला सही है। वी कैन एम्बेड रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन द कोड। ओके ओके, क्या बेटा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? एक छोटे से स्टेटमेंट में आपको रियल वर्ल्ड एंटिटीज एम्बेड करनी है प्रोग्राम में, मतलब क्या करना है? ओके चलो, बट ये सही है कि हमें रियल लाइफ वाली एंटिटीज प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करनी है, राइट? ठीक है, इससे होगा क्या? देखो पर्पस यही है, इंट्रोड्यूस रियल लाइफ एंटिटीज टू द प्रोग्राम, बट हाउ? बर, आणि एक प्रश्न विचारल्यावर बाळांनो चॅट जीपीटी गुगल असलं काय करायचं नाही बरं का, लगेच गुगलकडे जायचं, गुगल और चॅट जीपीटी व्हाई डू वी नीड ओओपी व्हेन वी हैव सी, मग चॅट जीपीटी सांगता। चलो ठीक है, सो इंट्रोड्यूस रियल लाइफ एंटिटीज टू द प्रोग्राम, ओके ये सही बात है, बट व्हाट इज द बेनिफिट? क्या है बेनिफिट? बहुत सिंपल सा बेनिफिट है, जितना ये इवॉल्व हुआ है ना सब कुछ, कि सी लैंग्वेज था, सी लैंग्वेज से पहले वो बेसिक था, फिर सी लैंग्वेज आया, मशीन लैंग्वेज को सी ने रिप्लेस कर दिया, फिर सी की जगह सीपीपी आया, ओओपी, देन ओओपी सीपीपी के बाद जावा आया, जावा के बाद पाइथन अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जावा और पाइथन अब उनमें टशन चल रहा है, ठीक है। फिर इनको छोड़ के गो आया, रस्ट आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई है, ठीक है। HTML के कई सारे वर्जन है, HTML भी पता है, ओके। HTML और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। बट HTML में भी कई सारे वर्जन है, 5, 6, 7, 8, 9, राइट, वर्जन आते रहते हैं आगे, ठीक है। ये सबका पर्पस क्या है? जो आपको अगले वर्जन, नेक्स्ट लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज ये दिया जा रहा है। व्हाट इज द पर्पस? बस एक ही पर्पस है, मेक प्रोग्रामिंग easier and faster so that development also becomes faster. Development also becomes faster. That is the only purpose. और इससे अलग कोई पर्पस है नहीं, ओके। डेवलपमेंट फास्ट होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग ईजियर होना चाहिए, और चलो और एक पर्पस आपको बता देता हूँ, ये प्रोग्रामर के लिए बेसिक पर्पस है। दूसरा पर्पस है मेमोरी एंड टाइम एफिशिएंट प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करना है। बट ये जो पर्पस है मेमोरी एंड टाइम एफिशिएंट, ओके, इस पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए फिर से सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। टाइम एफिशिएंट करना है, सी लैंग्वेज चाहिए। मेमोरी एफिशिएंट आप बना सकते हो, जावा पाइथन वगैरह चीजें यूज करके आप जितना हो सके मेमोरी एफिशिएंट बना सकते हो, बट इट वोंट बी एज गुड एज सी, ठीक है। सी इज द फास्टर, राइट। तो बेसिक पर्पस बस यही है कि भाई प्रोग्रामिंग इजी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ओके, सो दैट डेवलपमेंट भी फास्ट हो। मतलब 3 महीने में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना था तो
इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स वो 1 महीने में डिलीवर हो जाए। तो इसके लिए हमें हायर लेवल वाली लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, पाइथन, गो, रस्ट इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सी में बहुत ही बेसिक से काम किया जाता है, राइट। तो इन पर्पजेस के लिए, इन दो पर्पजेस के लिए सबसे पहले ओओपी पिक्चर में आई। ओओपी का इंप्लीमेंटेशन है सीपीपी। ओओपी जो है दैट इज द सेट ऑफ रूल्स। व्हाट इज ओओपी? सेट ऑफ रूल्स, ओके। और वो सेट ऑफ रूल्स इंप्लीमेंट करने वाली लैंग्वेज कौन है? सीपीपी। तो सीपीपी इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओओपी। सीपीपी इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओओपी, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि प्रोग्रामिंग इजियर और फास्टर कैसे बनाया ओओपी ने, क्या चेंजेस किए सी लैंग्वेज में जिससे प्रोग्रामिंग जो है वो इजी और फास्ट बना। क्या चेंजेस किए? सिंपल है, यही है, इंट्रोड्यूस रियल लाइफ एंटिटीज टू द प्रोग्राम एज ए डेटा टाइप। ये बहुत जरूरी है। इंट्रोड्यूस रियल लाइफ एंटिटीज टू प्रोग्राम एज ए डेटा टाइप, ओके, ठीक है। अब कौन सी रियल लाइफ वाली एंटिटीज? फॉर एग्जांपल रियल लाइफ वाली एंटिटीज आपको बताता हूं। इट कैन बी सी स्टूडेंट, it can be teacher, can be vehicle, you know that right, can be vehicle, okay, ठीक है। और it can be tree, can be bst, can be graph, ठीक है। अब ये जो है एप्लीकेशन लेवल पे रियल लाइफ वाली एंटिटीज है, ये जो है ये सिस्टम लेवल पे रियल लाइफ वाली एंटिटीज है। एज ए डेवलपर आप या तो एप्लीकेशन लेवल पे काम करोगे या फिर सिस्टम लेवल पे काम करोगे। सिस्टम लेवल पे काम करोगे तो आपके लिए ये रियल लाइफ वाली एंटिटीज है जिन्हें एज ए डेटा टाइप आपको प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना है। और एप्लीकेशन लेवल पे काम करोगे दोज विल बी द रियल लाइफ एंटिटीज जिन्हें आपको एज ए डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करना है। और जब आप ऐसा करते हो, एज ए डेटा टाइप जब इंट्रोड्यूस करते हो, प्रोग्रामिंग बिकम्स वेरी इजी। प्रोग्रामिंग क्या हो जाता है? प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब एज ए डेटा टाइप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो वहां पिक्चर में आता है क्लास, ओके। एज ए डेटा टाइप जब इंट्रोड्यूस करना होता है वहां पिक्चर में आता है क्लास, ओके। तो एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? देखो, to introduce real entity as a data type to program, define a class for that entity। उस एंटिटी के लिए क्या डिफाइन करना है? उस एंटिटी के लिए क्लास डिफाइन करना है। उस एंटिटी के लिए क्या डिफाइन करना है? उस एंटिटी के लिए क्लास डिफाइन करना है, ओके। एंड व्हेन यू डिफाइन क्लास फॉर द एंटिटी यू क्रिएट डेटा टाइप ऑफ दैट एंटिटी, ओके। व्हेन यू डिफाइन class for entity you define data type for that entity, आप उस एंटिटी के लिए क्या डिफाइन करते हो? आप उस एंटिटी के लिए डेटा टाइप डिफाइन करते हो। यू अंडरस्टँड दॅट? बघा बरं, समजलंय का? वाचा जरा, हे काय काय झालं फक्त वाचा,
नोट्स नंतर आरामशीर तयार करा बाळांनो, लेक्चर्स मी अवेलेबल करून ठेवलेली आहेत. शेवटचे 2-3 लेक्चर्स मात्र बाळांनो प्रायव्हेट होतील. त्याचा ॲक्सेस घेण्यासाठी तुम्हाला मला मेल ID पाठवावा लागेल, त्यानंतर तुम्हाला त्याचा ॲक्सेस मिळेल. पण ते जेव्हा सुरू होईल तेव्हा तुम्हाला सांगितलं जाईल. आत्ता तरी लेक्चर्स अवेलेबल आहेत. सो निवांत त्याच्या नोट्स तयार करा. आत्ता समजून घ्यायचा प्रयत्न करा कि जो चल रहा है क्या आपको समझ आ रहा है. इसलिए मैं सोचने के लिए बीच बीच में 1-1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको. सोचो, 1 मिनट 2 मिनट सोचो आराम से. ओके, डन. चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स डिफाइन वन क्लास. चलो एक काम कर लेते हैं, स्टूडेंट एंटिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को एज ए डेटा टाइप. और एज ए डेटा टाइप अगर इंट्रोड्यूस करना है तो स्टूडेंट नाम का क्लास हमें डिफाइन करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टूडेंट नाम का क्लास जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, चलो कर लेते हैं. लेट्स से क्लास स्टूडेंट. अब क्लास के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं? क्लास के अंदर 2 चीजें होती है, एक डेटा मेंबर्स और दूसरे मेंबर फंक्शंस. कैन यू गाइस टेल मी what is the meaning of data member of class? What is the meaning of data member of class? Okay, syntactically या फिर technically क्या मतलब होता है? देखो डेटा मेंबर का, these are the variables declared inside the class. Outside any member function. ओके, आउटसाइड एनी मेंबर फंक्शन. सिंटैक्टिकली ये डेफिनेशन होती है. और फिर दूसरा मेंबर कौन होता है? मेंबर फंक्शन. ओके, किसको कहोगे मेंबर फंक्शन? दीज आर द फंक्शंस डिक्लेयर्ड और डिफाइंड इनसाइड द क्लास. दीज आर द फंक्शंस declared or defined inside the class. Okay, they are the member functions. Okay, ठीक है. अब सवाल ऐसा है, who can be declared as data member? क्या कोई रैंडम वेरिएबल एज ए डेटा मेंबर हम डिक्लेयर कर सकते हैं? जैसे कि क्लास स्टूडेंट है और क्लास स्टूडेंट में हमने इंट आई एक रैंडम वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है. इंट आई एक रैंडम वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है. इज दैट आई डेटा मेंबर ऑफ स्टूडेंट? तो यहां आते हैं लॉजिकल कॉन्सेप्ट कि भाई वो कैन बी द डेटा मेंबर्स. ओके, सो ओनली दोज वेरिएबल्स जो आपके एंटिटी के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट की प्रॉपर्टी जैसे कि हाइट है, वेट है, ओके, नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है. ओके, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट. सो द वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास can be declared as data member of the class. So only those variables which represent some property
of class can be declared as data members of class. Can be declared as what? Data members of a class. ओके किसी भी रैंडम वेरिएबल को डेटा मेंबर नहीं करना है, किसी भी रैंडम वेरिएबल को डेटा मेंबर नहीं करना है। ओके आगे मेंबर फंक्शंस कौन हो सकता है? तो वो फंक्शंस जो उस क्लास के डेटा मेंबर्स के साथ काम करते हैं, बस वही फंक्शंस मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। दीज आर द फंक्शंस वर्किंग विथ data members of class. These are the functions working with data members of class. बघा कळाले? चलो फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट वाला जो क्लास है उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सी अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या है? आई इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ स्टूडेंट। तो रोल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से इंट रोल नंबर फ्लोट वेट, लेट्स से दीज टू। These two are the properties of your entity student, right? अब इन दोनों पे कौन कौन से फंक्शंस काम कर सकते हैं बता सकते हो बच्चों? विच फंक्शंस आर वर्किंग विद दीज टू एंटिटीज? कई बार आपको अदर इंस्टीट्यूट्स में या फिर कई बार कॉलेजेस में भी पढ़ाते वक्त ये बताया जाता है कि स्टूडेंट के जो काम है, जैसे कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट खा रहा है, सो रहा है, भाग रहा है, ऐसे जो स्टूडेंट के काम होते हैं उनके लिए फंक्शन डिफाइन होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब स्टूडेंट खा रहा है, इसके लिए आप क्या फंक्शन डिफाइन करोगे? भाग रहा है, इसके लिए क्या ही फंक्शन डिफाइन करना है? नो, फंक्शंस किस लिए होते हैं? जब आपको इन डेटा मेंबर्स पे काम करना होता है। क्या क्या काम हो सकता है इन डेटा मेंबर्स के साथ? हो सकता है इनकी वैल्यू यूजर से स्कैन करनी हो, इनकी वैल्यू प्रिंट करनी हो, इनमें कहीं पे कंपैरिजन करना हो, ओके, सॉर्ट करना हो, या फिर इसमें से किसी को डिलीट करना हो। ऐसे जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं आपके इन डेटा मेंबर्स के साथ, ऐसे हर एक ऑपरेशन के लिए एक अलग से फंक्शन डिफाइन किया जाता है। अब इनके साथ हम क्या करेंगे? स्कैन और प्रिंट जो है दैट इज द कॉमन ऑपरेशन। हर क्लास में ये ऑपरेशन होते हैं। हमें डेटा मेंबर स्कैन करने हैं, फिर डेटा मेंबर्स हमें प्रिंट कर देने हैं। So these are the common operations. These are the common operations. ठीक है, तो चलो फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं। पहला फंक्शन है स्कैन डेटा, तो मैं कहूंगा void स्कैन डेटा, राइट? ये अंदर ही डिफाइन किया। और जो दूसरा है उसको बाहर डिफाइन कर लेते हैं, void प्रिंट डेटा। ओके, इसे बाहर डिफाइन करना है तो अंदर हमें प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। क्लास आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स डिफाइन प्रिंट डेटा आउटसाइड द क्लास। मेंबर फंक्शन हमने क्या कहा है? डिक्लेयर भी हो सकता है, डिफाइन भी हो सकता है। जब डिक्लेयर होता है तो डिफाइन आउटसाइड द क्लास होता है, और क्लास के बाहर जब हमें किसी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना होता है बच्चों, तो हम क्या यूज करते हैं बता सकते हो? व्हाट डू वी यूज when we want to define member function outside the class? हाँ, क्या करना पड़ता है? करे नाट होत। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं रे बाबा,
when you want to define function outside the class, you have to use membership identity label. क्या यूज करना पड़ता है? membership identity label. और ये किस तरह से लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल. ओके, तो चलो प्रिंट डेटा को क्लास के बाहर डिफाइन कर लेते हैं. तो वो कुछ इस तरह से होगा, void, उसके आगे यूजुअली नेम ऑफ फंक्शन होता है, बट द नेम ऑफ फंक्शन शुड बी प्रिसीडेड बाय मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल. Name of function must be preceded by membership identity label. किससे preceded होना चाहिए? membership identity label से. तो ये होगा void student scope resolution print data. ओके, और फिर यहां पे आपको जो भी कोड लिखना है, सी आउट हेलो, दैट्स इट. और ये हो गया void student print data सी आउट हेलो, डन. दैट इज हाउ वी डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास. तो इस तरह से क्लास जो है वो डिफाइन किया जाता है. अब इस सब में सिर्फ ये एक बात जो है वो हमने डिस्कस नहीं की, पब्लिक. ओके, इन भाई साहब को कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर, जो डिसाइड करता है कि कौन सा मेंबर कहां पे एक्सेसिबल रहेगा. क्या डिसाइड करता है? कौन सा मेंबर कहां पे एक्सेसिबल रहेगा. डिसाइड्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स. ठीक है, ऐसे 3 होते हैं पब्लिक की तरह, और 2 है. कौन कौन से हैं? एक तो पब्लिक मैंने मेंशन कर लिया. व्हाट आर द अदर 2? पब्लिक, हाँ, दूसरा प्रोटेक्टेड, एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट. ओके, हमें समझने हैं पब्लिक एंड प्राइवेट. प्रोटेक्टेड के लिए आपको सीपीपी का इनहेरिटेंस चैप्टर जो है वो पढ़ना होगा. प्रोटेक्टेड के लिए C++ का इनहेरिटेंस चैप्टर आपको पढ़ना होगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट. तो देखेंगे पब्लिक प्राइवेट बाद में, अभी सब कुछ पब्लिक है. फिर भी आसान भाषा में बता देता हूं. मे बी अब आप डीएस के लिए आए हो तो यू मस्ट बी फैमिलियर थोड़ा बहुत विद C++. अगर बिल्कुल सीपीपी के साथ फैमिलियर नहीं हो, आई विल सजेस्ट टू गो थ्रू C++ लेक्चर्स. पूरा सीपीपी ठीक से देख लो पहले, देन गो फॉर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, क्योंकि बिना सीपीपी के ये हो ही नहीं सकता. बिना सीपीपी के आप जावा नहीं पढ़ पाओगे, आप पाइथन नहीं पढ़ पाओगे, आप डीएस भी नहीं पढ़ पाओगे. सीपीपी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सी कोर कॉन्सेप्ट है ओओपी की जो आपको खुद इंप्लीमेंट करनी होती है. सो यू अंडरस्टैंड इट. If you go to the Java directly, you won't understand what is operator overloading. आप बस पढ़ोगे कि हाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग रहता है. जावा 1-2 ऑपरेटर में ही खुद का ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड करता है. यू कांट ओवरलोड ऑन योर ओन. बट व्हाट इज दैट ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए यू मस्ट नो सीपीपी. और कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हायर लेवल लैंग्वेजेस बिकम वेरी इजी. ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं. तो हम कहाँ पे थे? हाँ, पब्लिक प्राइवेट. अब पब्लिक क्या कहता है? जो मेंबर्स पब्लिक है वो मेंबर फंक्शन एज वेल एज नॉन मेंबर फंक्शन दोनों तरफ एक्सेसिबल होते हैं. दोनों तरफ. नॉन मेंबर फंक्शन मतलब क्या? ऐसे फंक्शंस जिनका आपके क्लास के साथ कोई लेना देना नहीं है. जैसे कि अगर मैं इधर इंट मेन को डिफाइन कर लूं, इंट मेन. अब देखो ये जो मेन फंक्शन है इसका स्टूडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है. एक्चुअली मेन फंक्शन का किसी भी क्लास के साथ लेना देना नहीं होता. तो फिर इस मेन फंक्शन को कहा जाएगा
नॉन मेंबर फॉर स्टूडेंट। ओके, नॉन मेंबर फॉर स्टूडेंट। तो जो पब्लिक होते हैं वो नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल होते हैं। मेंबर फंक्शन वाला जो कंफ्यूजन है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल होते ही है, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, तो उसके लिए अलग से हमें रूल लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज द मैटर ऑफ नॉन मेंबर फंक्शंस ओनली। ऐसे फंक्शंस जिनका आपके क्लास के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसे फंक्शन के अंदर कौन से मेंबर एक्सेसिबल रहेंगे? पब्लिक। प्राइवेट जो है नॉट एक्सेसिबल इन नॉन मेंबर फंक्शन। Not accessible in non-member function. Protected also not accessible in non-member function. Public accessible in non-member function. Accessible in non-member function. समझ गए हो? ठीक है, ओके। कैसे, अब वो आगे देखेंगे। क्लास वाली जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई कि नहीं? देखो, रियल लाइफ वाली एंटिटी कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, डेटा टाइप कैसे बनाना है, डेटा मेंबर क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। चला मी 1 मिनिट थांबतो, तोपर्यंत तुम्ही विचार करून घ्या। थिंक। विचार करा बाळांनो, विचार करा। चलो, हो गया? सोच लिया? ओके। आई होप थोड़ा बहुत आप लिख भी सकते हो, राइट? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो, इस बात को हमेशा याद रखना। कौन सी बात को याद रखोगी? व्हेन यू डिफाइन क्लास यू क्रिएट डेटा टाइप। व्हेन यू डिफाइन क्लास यू क्रिएट डेटा टाइप। मतलब अगर आपने लेट्स से क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया, इसका मतलब आपने स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप क्रिएट किया। क्या किया आपने? स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप क्रिएट किया। सो हियर स्टूडेंट इज द डेटा टाइप। अगर आपने क्लास नंबर डिफाइन किया, ओके,
तो फिर आपने नंबर डेटा टाइप क्रिएट किया। यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर आपको किसी भी डेटा टाइप को यूज करना है तो ऑब्वियसली हमें उस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। टू यूज एनी डेटा टाइप यू हैव टू क्रिएट इट्स वेरिएबल, है कि नहीं? सिंपल सा रूल है। टू यूज डेटा टाइप क्रिएट इट्स वेरिएबल। क्रिएट इट्स वेरिएबल। ओके, जैसे कि मुझे मान लो चलो इंटीजर के साथ काम करना है, देन आई हैव टू क्रिएट वन वेरिएबल इंट ए। मुझे चलो फ्रैक्शन वैल्यू के साथ काम करना है, आई हैव टू क्रिएट वन वेरिएबल फ्लोट एफ। वैसे ही अगर मुझे स्टूडेंट के साथ काम करना है, आई हैव टू क्रिएट द वेरिएबल स्टूडेंट std, लेट्स से std। अगर मुझे दो स्टूडेंट के साथ और काम करना है, देन आई हैव टू क्रिएट स्टूडेंट std1 std2। सिंपल है, राइट? तो जब आप क्लास डिफाइन करते हो और आपको वो क्लास यूज करना होता है, तब आपको क्लास की क्या क्रिएट करने हैं? वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। जस्ट लाइक वेरिएबल्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इधर ये बात को समझो, इंट जो है ये एक डेटा टाइप है, ओके। फ्लोट जो है ये भी एक डेटा टाइप है। सिमिलरली स्टूडेंट जो है ये भी डेटा टाइप है, इज डेटा टाइप। ए जो है ए is a variable, f also is a variable. Similarly std, std1, std2, all of them are variables. All of them are variables. समझ गए? सारे के सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो डेटा टाइप और वेरिएबल क्लियर हुआ। फिर फर्क क्या है? बहुत आसान सा फर्क है। पहले फर्क बताता हूं, फिर ये भी बताऊंगा कि ये फर्क है क्यों इस तरह से उन्हें कहा जाता है। तो देखो, ये जो इंट है, कैर है, फ्लोट है और डबल है, ओके, ये जो डेटा टाइप्स है, ओके, इन्हें कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, पुराने वाले डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी पुराने वाले डेटा टाइप। एज ए प्रोग्रामर यू कांट चेंज देयर प्रॉपर्टीज, ओके, यू कांट चेंज देम। अगर मैंने आपसे कहा इंट 4 बाइट का है, उसे 6 बाइट का बना दो, नहीं कर सकते। अगर मैंने कहा कि कैर डेटा टाइप का नाम कैरेक्टर कर दो, कैर नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। यू कांट चेंज नेम, यू कांट चेंज साइज। can't change size, okay, they are primitive data types। और जो डेटा टाइप आपने बनाए, जैसे कि आपने बनाया स्टूडेंट, आपने बनाया टीचर, आपने बनाया ट्री वगैरह सब कुछ, इन्हें कहा जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। Okay, we call them what? We call them user defined data type. Done. Okay. तो अगर अब ये इन्हें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों कहा जाता है ये भी समझो। Why do they call it यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? बहुत आसान है। ओके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है क्योंकि ये जो क्लास आपने डिफाइन किया डेटा टाइप बनाने के लिए, उस क्लास का नाम आप चेंज कर सकते हो।
इसका मतलब जो डेटा टाइप आप बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपने क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया, मतलब आपने स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप बनाया। अगर मैं स्टूडेंट का स्पेलिंग चेंज कर दूं तो मैं नेम ऑफ डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ। स्टूडेंट को हटा के मैंने स्टूड कर दिया, क्लास स्टूड। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स मैंने डेटा टाइप का नाम बदल दिया। नाउ इट इज स्टूड, इट इज स्टूड। ओके, इसका मतलब यह है कि नेम ऑफ डेटा टाइप कैन बी चेंज्ड। नेम ऑफ डेटा टाइप जो है वो चेंज हो सकता है। और दूसरा, साइज ऑफ डेटा टाइप also कैन बी चेंज्ड। साइज ऑफ डेटा टाइप also कैन बी चेंज्ड। साइज ऑफ डेटा टाइप also कैन बी चेंज्ड। ओके, कैसे साइज चेंज हो सकती है? कैसे चेंज हो सकती है साइज? बहुत सिंपल है, देखो। जब स्टूडेंट का डेटा टाइप बनेगा, ओके, जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि std, std1, std2, तो हम अब इसके मेमोरी के बारे में बात करेंगे। मेमोरी, जैसे कि ये इंट, फ्लोट, इनकी मेमोरी तो आपको पता है क्योंकि वो फिक्स्ड है। अगर इंट की बात करोगे ये 4 बाइट्स लेगा, एफ की बात करोगे ये भी 4 बाइट लेगा, डबल है तो 8 बाइट्स लेगा, कैर है तो 1 बाइट लेगा। यू नो दैट, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। व्हाट अबाउट स्टूडेंट डेटा टाइप? यू जस्ट हैव डिफाइंड। ओके, तो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, इस बात को समझो। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, इस बात को समझो। कितनी मेमोरी एलोकेट होती है? बहुत आसान है। एवरी ऑब्जेक्ट contains its own copy of each non-static data member। दूसरे स्टैटिक होते हैं डेटा मेंबर्स, बट हमने अभी तक स्टैटिक डेटा मेंबर्स डिक्लेयर नहीं किए। वी हैव ओनली नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी कितनी एलोकेट होती है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की एक कॉपी बनती है। जैसे कि मान लो आपके पास है क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप आपने क्रिएट किया। ओके, तो इसके अंदर डेटा मेंबर्स है, देखो, इंट रोल, ओके, और रहेगा फ्लोट वेट, and then let's say char gender, मेल फीमेल। ओके, और ये क्लास स्टूडेंट मान लो कंप्लीट हो। अभी मेंबर फंक्शन में डिफाइन नहीं कर रहा, ये भी चलेगा। मेंबर फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डिफाइन मेंबर फंक्शंस। ओके, तो ये जो है ये भी पॉसिबल है, राइट। अब अगर मैं स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट std1, std2, std3, so we have created total 3 objects। हमने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए बच्चों? हमने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। वी क्रिएटेड टोटल 3। अब हमें बस ये समझना है तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर, तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या क्रिएट होगा। तो जैसा मैंने आपको इधर कहा था, ये वाला रूल देखो, every object contains its own copy of each non-static data member, all of them are non-static। static होते तो static कीवर्ड लगा होता है, static कीवर्ड यूज हुआ मतलब वो डेटा मेंबर स्टैटिक है। अभी static यूज नहीं हुआ मतलब सारे सारे नॉन स्टैटिक है। तो देखो std1 कुछ इस तरह से बनेगा। std1 के अंदर रहेगा एक रोल, रोल के साथ इमीडिएटली मेमोरी एलोकेट होगी वेट को, वेट के साथ इमीडिएटली मेमोरी एलोकेट होगी जेंडर को। ओके, सो यहाँ पे होगा रोल, यहाँ पे होगा वेट, और यहाँ पे होगा जेंडर।
ठीक है, रोल, वेट, जेंडर। और ये पूरा का पूरा जो है ये होगा आपका std1। इसी तरह से कौन बनेगा, इसी तरह से बनेगा std2। दिस इज योर std2। और इसी तरह से कौन बनेगा, std3। okay, so every object contains its own copy of non-static data member। क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो आप साइज ऑफ डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हो, सिंपल है, इधर और एक इंटीजर वैल्यू ऐड कर दो, इंट, रोल, वेट, और क्या है, एज भी हो सकता है। एज ऐड किया तो और 4 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, चेंज द साइज। ओके, इसलिए हमने कहा कैन चेंज द साइज ऑल्सो, क्योंकि आप अंदर डेटा मेंबर्स कम ज्यादा कर सकते हो, ऐड किया है तो निकाल सकते हो, फिर से ऐड कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विथ इट। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल्स को मेमोरी क्रिएट होती है। आपका जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसके वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है। अब हमें क्या करना है, वो जो वेरिएबल्स है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स std1, std2, std3, उन्हें एक्सेस करना है। अब जरा ये समझो, ही क्लियर झालं ना रे बाबांनो, स्टूडेंट, टीचर, दे आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, int char float वेरिएबल, int char float डबल, दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नीचे है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और ये उनके वेरिएबल्स है std1, std2, std3, दे आर वेरिएबल्स ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्टूडेंट। इधर लिख लेता हूं, वेरिएबल्स ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्टूडेंट। अब और एक सिंपल सा रूल याद रखना न्यू स्टूडेंट्स, और एक सिंपल सा रूल, वेरिएबल्स ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप are called objects। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाले जो वेरिएबल्स है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलो ये इन्फो जो है थोड़ी सी नोट कर लो। ये वाली इन्फो बड़ा नोट करा। चलो हो गया।
ओके, तो ऑब्जेक्ट्स कैसे एक्सेस करने हैं इसके साथ आप लोग फैमिलियर हो चुके हो, ठीक है। कैसे क्रिएट करने हैं, क्लास कैसे डिफाइन करना है, बघा समजलेगा. काही शंका असेल बाळांनो तर विचारा. ओके चलो अब आगे चलते हैं. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके डेटा मेंबर्स एक्सेस करने हैं. वो आर द डेटा मेंबर्स एंड वो आर द ऑब्जेक्ट्स. सी std1 std2 std3 these are the objects. Role weight gender they are the data members. दे आर द डेटा मेंबर्स. अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट यूज करके डेटा मेंबर्स एक्सेस करने हैं. ऑब्जेक्ट यूज करके डेटा मेंबर्स एक्सेस करने हैं. तो बहुत सिंपल है. मान लो अगर std1 के रोल में मुझे 10 स्टोर करना है, देन आई हैव टू राइट std1 डॉट रोल. वी हैव टू यूज हियर डॉट ऑपरेटर. हमें क्या यूज करना है, डॉट ऑपरेटर. क्या कहा, ऑब्जेक्ट यूज करके डेटा मेंबर एक्सेस करने हैं. उसका सिंपल सा सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर. ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर. ओके, तो सिंपल है. std1 डॉट रोल इज इक्वल टू 10. इधर 10 स्टोर हो जाएगा. I want to store here let's say 50.5. then I will write std1 dot weight is equal to 50.5 हो गया. ठीक है. I want to store here small m, m for male let's say. then I have to write std1 dot gender is equal to small m. Okay, we can do that. Everybody clear with this? ठीक है. तो किस तरह से एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर. बहुत आसान है, बहुत आसान है. बघा समझ लेगा सगळ्यांना. एवरीबडी क्लियर विद दिस? ओके चलो अब आगे चलते हैं. एक छोटा सा प्रोग्राम. लेट्स से आई हैव क्लास नंबर. ये मेरा फेवरेट क्लास है. ओके, क्लास नंबर. और क्लास नंबर के मेरे दो फेवरेट डेटा मेंबर्स हैं. पब्लिक इंट एक्स, दूसरा डेटा मेंबर है इंट वाई. दैट्स इट, हो गया. अब हमें क्या करना है, इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं. ओके, पहला ऑब्जेक्ट बनेगा num1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा num2, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा num3. तीनों ऑब्जेक्ट के पास उनके खुद के क्या क्या रहेंगे, xy xy xy. num1 num2 का डेटा यूजर से स्कैन करना है. ओके, इन दोनों का डेटा क्या करोगे, यूजर से स्कैन करोगे. स्कैन करके num1 का x num2 का x ऐड करके num3 के x में स्टोर कर देना है. वैसे ही दोनों के y के एडिशन करके num3 के y में स्टोर कर देना है. ओके, सिंपल सा प्रोग्राम आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं. तुम्ही फक्त पाहत रहा. ओके, लेट्स से वी हैव इंट मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन में हमें पहले 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं. कैसे बनेंगे, नंबर num1 comma num2 comma num3. ओके, देन आई विल से डेटा हमें स्कैन करना है. राइट, वी हैव टू स्कैन द डेटा. तो हम पहले कहेंगे सी आउट एंटर डेटा फॉर num1. ओके, आप मैसेज दे सकते हो. बघा नवीन आलेले काय चालले समजतंय का पहा. आप यहाँ मैसेज दे सकते हो. देन वी विल से सी इन num1 dot x num1 dot y. ओके, डेटा मेंबर कैसे एक्सेस करना है मैंने आपको बताया था, तो सीन स्कैन करते वक्त भी वैसे ही करना है. देन अगेन सी आउट एंटर डेटा फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट.
then C in num2 dot x and num2 dot y। तो num1 num2 का डेटा स्कैन हो गया, इधर भी। अब दोनों की एडिशन करनी है num3 के एक्स वाई में, तो हम कहेंगे num1 का x प्लस num2 का x, इनकी एडिशन करनी है num3 के x में। इनकी एडिशन कहाँ पे करनी है? num3 के x में करनी है, ठीक है। सिमिलरली num1 का y और num2 का y, इनकी एडिशन num3 के y में कर देनी है, राइट। इनकी एडिशन कहाँ पे करनी है? num3 के y में करनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। और फिर num3 को प्रिंट कर देते हैं और हम कहेंगे सी आउट num3 डॉट एक्स num3 डॉट वाई। ओके, यहां अब आपको मैं एक्सप्लिसिटली ये बताना चाहता हूं, जब आपने डेटा स्कैन किया, याद रखना यू कैनॉट राइट दिस सी इन डायरेक्ट num1, नॉट पॉसिबल। सी इन डायरेक्ट num2, नॉट पॉसिबल। वैसे ही सी आउट डायरेक्ट num3, नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करते हो, तब तक तो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप क्या नहीं करते हो? ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करते हो। क्लियर हुआ सबको? ओके, चलो फिर आज जो हमने पढ़ा वो जितना हो सके रिवाइज कर लेना। न्यू और डिलीट रिवाइज करने मतलब क्या करने बच्चों? मैक्सिमम मशीन पे प्रोग्राम्स करने हैं। मैक्सिमम क्या करने हैं? मशीन पे प्रोग्राम्स कर देने हैं। समझ रहे हो नहीं? न्यू और डिलीट वाले तो सबसे ज्यादा ट्राई करके देखना, उसमें भी पॉइंटर अरिथमेटिक जो है वो भी ट्राई करके देखना। पॉइंटर अरिथमेटिक, ठीक है। जितना ज्यादा मशीन पे ट्राई करोगे उतना जल्दी फैमिलियर हो जाओगे। और वो करते वक्त आपको कभी भी डाउट आए, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, बस अब 10 बजे तक रात के आपका लेक्चर शुरू होता है 6 बजे, सो 5:30 to 10 मैं आपके डाउट्स को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे लेक्चर शुरू होते हैं 10 बजे के बाद। अगेन आई विल बी अवेलेबल फॉर यू टिल 1 AM, रात के 1 बजे तक अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। कभी भी कोई भी डाउट आए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जितना हमने पढ़ा वही आप CPP, DS, जावा, कोई भी आपको डाउट हो प्रोग्राम करते वक्त आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और रिमेंबर, प्रोग्राम करने के लिए डेव CPP यूज करो, नहीं तो ऑनलाइन GDB कंपाइलर यूज कर सकते हो। डोंट गो फॉर इक्लिप्स और एनी विजुअल स्टूडियो, राइट। ऐसे जो IDEs है उनके लिए नहीं जाना है। प्योर प्रोग्रामिंग होना चाहिए, अपने दिमाग से सब कुछ होना चाहिए। वी डोंट वांट हेल्प ऑफ IDE। क्लियर एवरीवन? चलो ठीक है, तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं। सी यू टुमारो एट 6 PM। कुछ बच्चों के कॉलेजेस 6:15 तक है बच्चों, तो हो सकता है हमारा लेक्चर 10-15 मिनट लेट शुरू हो। ओके, ठीक है, वो कॉलेजेस ने अपने टाइम चेंज कर दिए है, ठीक आहे. चलो, पण टाइम आपलं हेच राहील. मग आपलं टाइम त्या केसमध्ये 6:15 to 8 हो सकता है. ओके, तो जब डीएस शुरू करना है तब हम डिसाइड कर लेंगे. नो इश्यूज, राइट. चला, आज थांबूया, उद्या भेटूया.